नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की वीडियो के अंदर। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट फेज इज लाइट फेज एंड सेकंड डार्क फेज। तो आज इस वीडियो में हम लाइट फेज के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया। वन इज द लाइट फेज एंड सेकंड डार्क फेज। लाइट फेज क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है द फेज रिक्वायर्स लाइट हैंस कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको लाइट फेज भी इसलिए कहा जाता है, आपने एक कॉमन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी होगी, CO2 प्लस H2O, एरो और साइड में बन जाता है ग्लूकोज। उस एरो पे ऊपर लाइट लिखा हुआ होता है, तो वहां जो लाइट होती है वो सनलाइट होती है, और सनलाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला एक रिएक्टेंट है। तो वहां पे जो एनर्जी की फॉर्म में जो सनलाइट आती है वो कहाँ यूज की जाती है, कौन से फेज में यूज की जाती है, उसे कहा जाता है लाइट फेज। इसीलिए इस फेज को लाइट फेज का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें लाइट का यूज होता है, सनलाइट का यूज होता है, रेडिएशंस का यूज होता है, इसलिए इसको लाइट फेज कहा गया है। और दूसरा, इस फेज का नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी दिया गया। देखिए, जो भी रिएक्शन यहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हैं, बट जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर लाइट का यूज हो जाए, सनलाइट का यूज हो जाए, इस वजह से उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो केमिकल रिएक्शंस तो ये है ही। तो लाइट के वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट फेज क्या है, वो फेज जहां सनलाइट यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए उसको हम लाइट फेज बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखते हैं डार्क फेज क्या होती है। डार्क फेज मतलब ये लाइट नहीं है, डार्क कंडीशन है, मतलब यहाँ पे सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। ये फोटोसिंथेसिस की वो फेज है जहां सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस फेज रिक्वायर्स नो लाइट एंड इज कॉल्ड प्योरली केमिकल रिएक्शन। प्योरली केमिकल रिएक्शन मतलब कि यहाँ लाइट की जरूरत नहीं है, इसी वजह से इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं बोला। ये सिर्फ एक प्योरली केमिकल रिएक्शन है जहां लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसी वजह से इसको डार्क फेज भी बोला गया। अब देखते हैं कि लाइट फेज जो होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। लाइट फेज को मैंने इन चार हेडिंग के अंदर कंप्लीट बताया है। फर्स्ट हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है, सनलाइट की जो रेडिएशन होती है उन्हीं से ही एनर्जी आती है। अब वो जो सनलाइट की एनर्जी है किस तरह से रिएक्शंस में ट्रांसफर होती है वो हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा ना कि लाइट फेज के अंदर लाइट का यूज होता है, सनलाइट का यूज होता है, रेडिएशंस का यूज होता है। अब वो रेडिएशंस या सनलाइट हैं, उनके अंदर क्या है, एनर्जी है। वो एनर्जी किस तरह से इस लाइट फेज को कंप्लीट करवाती है वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस तरह से होगा वो हम इस हेडिंग में देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक होता है इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट भी हम इस लाइट फेज में देखेंगे। सेकंड है टू फोटो सिस्टम। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में आपको दो फोटो सिस्टम देखने को मिलेंगे। वो फोटो सिस्टम क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं उनके अंदर, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे मेन हेडिंग इस लाइट फेज की होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये भी आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। लाइट फेज के फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब लाइट रिएक्शन में, लाइट फेज में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सनलाइट। अब सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलेगी, जो क्लोरोफिल को एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का ट्रांसफर क्लोरोफिल किस तरह से करेगा वो यहाँ बताया गया है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का कोई एक फोटोन, फोटोन क्या होता है, एक पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है जो रेडिएशन से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। जब वो फोटोन गिरता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर तो उसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आपने ये जरूर पढ़ रखा होगा कि कोई भी एटम के ऊपर जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एनर्जी देते हो उसे, तो उसका जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है।
तो वही यहाँ पे हो रहा है कि क्लोरोफिल को जैसे ही लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, तो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी का एमिशन करता है। वो रेडिएशन की फॉर्म में भी हो सकता है, हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, बट लॉस करेगा एनर्जी का। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझ रखा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेट बताई हैं, 3 एक्साइटेड स्टेट बताए हैं। पहली तो है ग्राउंड स्टेट, उसको छोड़ दो, उसके अलावा एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे 3 हैं। 2 तो है सिंगलेट स्टेट, तीसरी है कौन सी, ट्रिपलेट स्टेट। 2 सिंगलेट स्टेट कौन सी है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट और दूसरी है सेकंड सिंगलेट स्टेट। वो क्या है, एक्साइटेड हैं ये दोनों। देखिए पहली नीचे वाली बेस वाली लाइन को हमने कंसीडर किया है ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ये वो स्टेट है जहां पे जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ना, उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकंड जो लाइन में हमने ली है वो क्या है, ट्रिपलेट स्टेट की लाइन है। ये भी क्या है, एक एक्साइटेड स्टेट है। तीसरे लाइन जो है उसको हमने लिया है फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ये भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जा सकते हैं। ये ऊपर वाली जो 3 लाइन है ये ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जहां पे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जब एनर्जी गेन करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं, एक्साइटेड इन तीनों स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी लाइन को हमने चौथी लाइन को हमने कंसीडर किया है कैसे, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, उसे हमने कहा है सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। सेकंड सिंगलेट की जो एक्साइटेड स्टेट है वो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी रखने वाली एक्साइटेड स्टेट है। तो 3 एक्साइटेड स्टेट हैं और एक क्या है, एक है सिंगलेट स्टेट। तो देखिए अब हम अलग अलग तरह की लाइट देंगे और उसके बेस के ऊपर देखेंगे कि किस तरह की जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएंगे या फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएंगे या फिर सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे ही हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ब्लू लाइट प्रोवाइड करते हैं, ब्लू लाइट के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो सबसे ज्यादा वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। तो यहाँ ब्लू लाइट जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो जाएगा कौन सी स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाएगा। तो रेड लाइट के पास एनर्जी कम होती है, इस वजह से क्या हुआ, क्लोरोफिल को एनर्जी कम मिली और कम एनर्जी पे ही एक्साइट हो सकता था उसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 स्टेट मैंने बताई, एक ब्लू लाइट की स्टेट और एक रेड लाइट की स्टेट। ब्लू लाइट की स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे वो हाईएस्ट एनर्जी पे होंगे और रेड लाइट के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, रेड लाइट की वजह से जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे वो थोड़ी कम एनर्जी वाली में जाएंगे। अब देखिए कि ये जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे गए हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो वापस भी आएंगे और एनर्जी का लॉस भी करेंगे। वापस आएंगे तो जैसे ही ये सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से वापस आएंगे तो पहुंचेंगे कहां पे, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पे। जब वो पहुंचेंगे तो इतनी दूरी तय करने के बाद ऊपर से नीचे के लेवल पे आने के बाद क्या होगा, एनर्जी का लॉस करेंगे। और वहां जो एनर्जी का लॉस होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, कहां पहुंचता है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट तक पहुंचता है, तो वहां एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो यहाँ रेड लाइट वाले इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ और यहाँ पे ब्लू लाइट वाले वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में जाना चाहें तो वहां पे जो एनर्जी का लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, रेडिएशंस की फॉर्म में होगा। और उस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं जिसे फ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो फ्लोरेसेंस किसे कहेंगे, द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स
कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहे हैं, जब जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, रेडिएशंस की फॉर्म में होगा, और वो रेडिएशंस की फॉर्म में होने वाली एनर्जी के लॉस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, ये 3 या 4 लाइन समझ में आई, यहां पे इनका क्या मतलब है। अब देखते हैं कि यहां पे जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इस फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आते आते अगर कोई दूसरे एक्साइटेड स्टेट में फंस जाते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। अगर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है तो यहां क्या है, ट्रिपलेट स्टेट है। ये भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट है, बट इसकी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा कम है, तो इस ट्रिपलेट स्टेट पे अगर पहुंच जाता है, अगर ट्रिपलेट स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है, तब भी क्या करेगा, वो एनर्जी का लॉस करेगा, और वहां जो एनर्जी का लॉस होता है वो भी रेडिएशन की फॉर्म में होता है, बट उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। तो 2 टर्म मैंने बताई, एक फ्लोरेसेंस और एक फोस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कब होता है, जब फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करे, तब एनर्जी का लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसे हम फ्लोरेसेंस बोलेंगे। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे तब फ्लोरेसेंस होता है, जब ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तब क्या होता है, फोस्फोरेसेंस होता है। तो ये 2-3 टर्म है। एक हीट लॉस कब होता है, जब सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन कहां आता है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पे आता है, तब जो एनर्जी का लॉस होगा वो हीट की फॉर्म के अंदर होगा। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, पहले तो ऊपर चले गए, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं तो हाईएस्ट से थोड़ा सा नीचे आए तो हीट लॉस की फॉर्म में होगा, जब थोड़ी सी नीचे आए वहां से फिर डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वहां पे रेडिएशन की फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। इस तरह से जो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है रेडिएशन की फॉर्म में, ये क्या होती है, ये जो रेडिएशन होंगी, जो वापस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वापस इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो रेडिएशन यहां से निकल रही है क्लोरोफिल से, वो रेडिएशन की एनर्जी काम आएगी किसके अंदर, इस लाइट रिएक्शन को करवाने के अंदर, जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक यूनिट बोल रहे हैं। आखिर फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है, ये वो पिगमेंट्स की यूनिट है जो क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। हमने ये तो देख लिया कि लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, अब ये नहीं देखा कि कहाँ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरह से होता है, वो नहीं देखा। देखिए आज देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बताए थे 3-4 तरीके के, ये उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो किसके अंदर हेल्प करते हैं, लाइट फेज के अंदर हेल्प करते हैं, जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, उसके अंदर हेल्प करता है। ये पिगमेंट्स का एक छोटा ग्रुप किसके अंदर हेल्प कर रहा है, लाइट रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। किस तरह से हेल्प करेगा वो, लाइट को एब्जॉर्ब करके। और उस एक छोटे से ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट, या फिर एक टर्म से डिनोट कर रहे हैं हम उसे क्या, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम क्या है, एक छोटा ग्रुप है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का। कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल का एक छोटा ग्रुप है जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और हेल्प करता है लाइट फेज के अंदर या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब क्वांटासोम के बारे में हम देख लेते हैं। दीज आर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये जो एक छोटा ग्रुप है, एक छोटी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। जो थाइलाकोइड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकोइड होता है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन, क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स हैं क्या, क्वांटासोम एक छोटा ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है, जिसके अंदर, जिस ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है,
कहाँ, सो फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उस ग्रुप के अंदर, जो क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर या फिर क्वांटासोम के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो पहला होता है सेंटर के अंदर, जिसे हम ट्रैप सेंटर बोल रहे हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है कि ये सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इस सेंटर को हम बोल रहे हैं ट्रैप सेंटर या फिर रिएक्शन सेंटर। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वही आपके लिए रिएक्शन प्रोवाइड करता है, रिएक्शन का काम करता है, रिएक्शन करवाता है ये, इसी वजह से इसको रिएक्शन सेंटर बोला गया। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करवाता है, लाइट रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। अब इसके चारों ओर भी आपको लगे हुए पिगमेंट नजर आ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं। उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, जिसके पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड 200 मॉलिक्यूल्स। ये 200 मॉलिक्यूल कौन से हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये है एक आपके सामने फोटोसिंथेटिक यूनिट का स्ट्रक्चर या फिर क्वांटासोम का स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो लाइट आएगी वो लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल के ऊपर भी आ सकती है, या फिर इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट हैं, जो 200 मॉलिक्यूल मैंने बताया, ये भी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट वो जो एब्जॉर्ब ये पिगमेंट करेंगे, बट अल्टीमेटली पहुंचनी किसके पास है, क्लोरोफिल ए के पास पहुंचनी है। तो ये क्या करेंगे, लाइट यहां आई, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो यहां से यहां आई, यहां से यहां आई और यहां से यहां चली गई। तो यहां पे क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर होता चला गया। इस एनर्जी के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि इंडक्टिव रेजोनेंस क्या होता है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स टू द ट्रैप सेंटर। तो यहां पे क्या हुआ, एनर्जी का मूवमेंट हुआ, कहां से कहां तक, एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल से कहां तक, ट्रैप सेंटर तक। तो यहां पे जो एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो इस बीच क्या हो रहा है, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। इसने जितनी एनर्जी एक्वायर की थी, जितनी भी एब्जॉर्ब की थी, उतनी सारी की सारी इसको पास कर दी, वही की वही सारी इसको पास हुई और फिर अल्टीमेटली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास पहुंच गई। तो यहाँ पे इंडक्टिव रेजोनेंस में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितनी एनर्जी या फिर जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की, वो एनर्जी सारी की सारी कहाँ तक पहुंचेंगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक ही पहुंचेंगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था फोटोसिंथेटिक यूनिट का। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला होता है ट्रैप सेंटर और दूसरा उसके चारों ओर होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ट्रैप सेंटर के अंदर स्पेशल क्लोरोफिल ए होती है और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं, 200 पिगमेंट्स होते हैं, किसके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो सारे क्या करते हैं, एक तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई तो वो क्या होंगे, वैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जैसे ही ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो एनर्जी का क्या करेंगे, लॉस करेंगे। और वो एनर्जी किसके काम आएगी, आगे जाकर के हमारी फोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन के अंदर हेल्प करेगी, जो आगे हम देखने वाले हैं। अब जानते हैं इमर्शन इफेक्ट के बारे में। क्या होता है इमर्शन इफेक्ट, ये हमने लाइट फेज में ही क्यों पढ़ना है, आइए देखते हैं। इमर्सन एक साइंटिस्ट का नाम है, इमर्सन एटोल, मतलब इमर्सन और उसके साथ के जितने भी सहयोगी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसके ऊपर, क्लोरेला नाम की एल्गी के ऊपर। एक क्लोरेला नाम की एल्गी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कि वो कितना फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस किस तरह से मेजर किया उन्होंने, कि कितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब कि ये क्या करेंगे, क्लोरेला को एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर लाइट प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये देखेंगे कि इस वेवलेंथ की लाइट के ऊपर इतना ऑक्सीजन इवोल्व कर रही है ये क्लोरेला एल्गी, जिसकी वजह से ये डिसाइड कर सकते हैं वो कि यहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है या कम है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का आखिरी बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के इवोल्व होने की वजह से हमें ये पता चल सकता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है। ज़्यादा ऑक्सीजन इवोल्व होगी मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेजी से हो रही है। अगर ऑक्सीजन का इवोल्व कम होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम है। तो ये एक्सपेरिमेंट इमर्सन और उसके साइंटिस्ट ने किसके साथ किया, एक क्लोरेला नाम की एल्गी के साथ किया। तो यहाँ पे क्या है, इमर्सन एट ऑल परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला टू मेजर द क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड क्या है, मैंने वही बताई है। क्वांटम इल्ड क्या है, एक क्वांटम ऑफ लाइट से
कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होती हैं, एमिट होती हैं, इवोल्व होती हैं, जिसकी वजह से ये वो पता लगा सकें कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है। उसे ही हम क्वांटम यील्ड बोलते हैं। क्वांटम यील्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड। यहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट मेजर किया जाता है। किसकी वजह से? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन ए क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कि क्लोरेला एक क्वांटम लाइट को एब्जॉर्ब जब करती है तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व करती है वहां से, जिसकी वजह से वो क्या पता लगा सकते हैं कि क्लोरेला में कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, देखिए उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब वो लाइट जिसमें जो लाइट रेडिएशन है वो सिर्फ एक टाइप के वेवलेंथ की ही हो। मतलब कि वहां पे 700 नैनोमीटर की लाइट दे दो, 800 नैनोमीटर की लाइट दे दो, 600 नैनोमीटर की लाइट दे दो, बट उस सारी लाइट में एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इमर्सन साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्टार्टिंग में तो उसने क्या किया, क्लोरेला को एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि 680 नैनोमीटर है ना, इससे छोटी वेवलेंथ की लाइट ये दे रहा था। किसको? क्लोरेला को। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर चल रही थी, एक प्रॉपर स्टेबल अमाउंट के अंदर चल रही थी। ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे 680 नैनोमीटर से कम की जो लाइट है, कम वेवलेंथ की जो लाइट है, वो क्या कर रही है, एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रही है फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन एक स्टेबल अमाउंट के अंदर रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया था, 680 या फिर आप मान लो कि 660 नैनोमीटर की या फिर 670 नैनोमीटर की उसने लाइट दी थी, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर चल रही थी। बट उसने बाद में क्या किया कि इस 680 से ऊपर जो लाइट है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ऊपर वाली लाइट देख करके देखते हैं। तो उसने जैसे ही 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट दी उसको, तो क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस का रेट घट गया। तो जिसको हम नाम देते हैं रेड ड्रॉप, क्योंकि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ऊपर वाली लाइट कैसी होती है, रेड कलर की होती है, रेड लाइट होती है और फार रेड लाइट होती है। जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लोरेला के अंदर फोटोसिंथेटिक का रेट घट गया, फोटोसिंथेसिस का रेट घट गया, जिसको हम बोलते हैं रेड इमर्सन ड्रॉप। इमर्सन रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप क्या है, रेड लाइट देने की वजह से क्लोरेला के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उसे इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और वहां पे जो रेड लाइट दी गई थी या फिर 680 नैनोमीटर से ऊपर वाले वेवलेंथ की जो लाइट दी गई थी वो कैसी थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। अब उसने इस एक्सपेरिमेंट में ये तो देख लिया कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग टाइम पे देने की वजह से ये इफेक्ट होते हैं। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से कम वाली जो वेवलेंथ की लाइट देते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबल अमाउंट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। बट 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट देते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, शार्प डिक्रीज होने लग जाता है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना 680 नैनोमीटर से कम वाली लाइट और 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ऊपर वाली जो लाइट है, दोनों को एक साथ देने की कोशिश करें। तो उसको हमने कहा इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। देखिए जब 700 नैनोमीटर की लाइट दी थी, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जब लाइट दी थी, जिसे हम रेड लाइट कह रहे हैं या फिर फार रेड लाइट कह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, 10 क्या आया था, एक क्वांटम यील्ड निकल कर आई थी। मतलब यहाँ पे 10 क्या डिसाइड करा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे 10 था। ठीक है, अब जब उसने 660 नैनोमीटर की दी थी या फिर 670 नैनोमीटर की दी थी, तो उसमें क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड क्या निकल के आई, 43.5 निकल के आई। मतलब 700 नैनोमीटर की जो लाइट थी उसके अंदर क्वांटम यील्ड कम थी, बट 660 या फिर 670 नैनोमीटर की जो लाइट थी उसके अंदर क्वांटम यील्ड थोड़ी ज्यादा थी। बट उसने क्या किया था, जब डाइक्रोमेटिक मतलब दो वेवलेंथ वाली लाइट थी, तो उसने क्या देखा, जब 700 नैनोमीटर और 660 नैनोमीटर वाली दोनों लाइट को एक साथ दिया उसने, तो वहां पे उसको देखने को मिला कि वहां क्वांटम यील्ड एकदम बढ़ गई है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटम यील्ड हो गई है जब 660 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को उसने साथ दिया, जब जाके उसको ये दिखा कि 72.5 क्वांटम यील्ड निकल के आ रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट देने की वजह से क्या है, क्वांटम यील्ड कम है। जब दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को यहाँ दिया गया तो यहाँ पे क्या देखा कि क्वांटम यील्ड बढ़ गई थी। उससे इमर्सन को ये समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो दोनों टाइप की जरूरी है, लाइट दोनों टाइप की जरूरी है, मतलब तभी जाकर के दोनों ने कंबाइंड होकर के एक अच्छी क्वांटम यील्ड प्रोवाइड की। मतलब लाइट तो दोनों टाइप की जरूरी है, 680 नैनोमीटर से कम वाली भी चाहिए और 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाली भी चाहिए। बट अगर ये अलग अलग टाइम पे काम करें तो ये क्वांटम यील्ड नहीं बढ़ा सकती। मतलब अगर अकेली ये लाइट दें तो क्वांटम यील्ड नहीं अच्छी आ सकती, फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा नहीं आ सकता। तो उसने एक डिसीजन लिया, उसके एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स तो क्या करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक सेंटर ऐसा है जो क्या करता है, 680 नैनोमीटर से ऊपर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तब जाके वो दोनों कंबाइन होकर के काम करते हैं, तब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। और वो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स को उसने किसका नाम दिया, फोटो सिस्टम्स का नाम दिया। तो फोटो सिस्टम्स क्या हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है और क्या होता है, वहां पे क्वांटम यील्ड अच्छी निकल करके आती है। तो फोटो सिस्टम्स क्या हैं, फोटो सिस्टम कितने टाइप के हैं और उन फोटो सिस्टम्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। इमर्सन के एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आया कि दो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया फोटो सिस्टम्स का। तो लाइट रिएक्शन के लिए दो फोटो सिस्टम्स की जरूरत होती है, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। अब ये दोनों फोटो सिस्टम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करते हैं। जब ये दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं तभी जाकर के फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। अगर ये अलग अलग टाइम पे काम करें और अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग टाइम पे काम करें तो वो फोटोसिंथेसिस की रेट को घटाते हैं। तो एक फोटो सिस्टम जब अकेला काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट घटेगी, जब दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, फोटो सिस्टम की वजह से फोटोसिंथेटिक की रेट बढ़ जाएगी। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। जब अगर अकेला कोई फोटो सिस्टम 1 हो या फिर 2 हो, अकेला काम करेगा, एक तरह की वेवलेंथ जब किसी भी प्लांट को मिलेगी तो वो एक ही फोटो सिस्टम काम कर पाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, कम होती है। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में जान लेते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो फोटो सिस्टम 1 के बारे में देखते हैं। इट्स रिएक्शन सेंटर इज P70। इसका जो रिएक्शन सेंटर है, मतलब हमने इसको एक क्या माना है, एक फोटोसिंथेटिक यूनिट मानी है। इस फोटोसिंथेटिक यूनिट को हमने फोटो सिस्टम 1 बोला है, इस फोटोसिंथेटिक यूनिट को हमने क्या बोला है, फोटो सिस्टम 2 बोला है। अब इसके रिएक्शन सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम P700 के नाम से जानते हैं और इसके रिएक्शन सेंटर को हम P680 के नाम से जानते हैं। क्यों P700 और P680 क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, फोटो सिस्टम 1 है, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 2 है, इसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर तक की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। इस वजह से इनके रिएक्शन सेंटर को P700 और P680 के नाम से बताया गया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज प्रेजेंट एट नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकोइड। नॉन अप्रेस्ड रीजन और एक होता है अप्रेस्ड रीजन। क्या होते हैं अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड? आप ये क्लोरोप्लास्ट की एक छोटी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसके अंदर ये मैंने ग्रेना बनाया है, ग्रेना के अंदर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट हैं। अब इन थाइलाकोइड्स का कौन सा पार्ट अप्रेस्ड है और कौन सा पार्ट नॉन अप्रेस्ड है वो देखना है हमें।
जो पार्ट डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, इस लिक्विड ग्रेना के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट लिक्विड ग्रेना के कांटेक्ट में है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड बोलेंगे। जैसे कि ये पार्ट क्या है, ये बाहर का पार्ट क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे नॉन अप्रेस्ड रीजन। और अप्रेस्ड रीजन क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है जो दो थाइलाकोइड के बीच में आ रहा है, उसे हम बोलेंगे अप्रेस्ड रीजन। तो नॉन अप्रेस्ड पार्ट और अप्रेस्ड पार्ट आप समझ गए होंगे। नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन सा होता है, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में होता है, मतलब कि जो पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है उसे हम नॉन अप्रेस्ड रीजन कहेंगे, और जो थाइलाकोइड का पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, अभी देखो इनके बीच का पार्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप्रेस्ड पार्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा नॉन अप्रेस्ड रीजन में। तो इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट हो सकता है, बाहर बाहर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। तो फोटो सिस्टम 2 की बात करें, इट इज प्रेजेंट एट अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकोइड। तो ये बीच में जो रीजन है इसे हम अप्रेस्ड रीजन बोलते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम 2। पता चल गया कि फोटो सिस्टम 2 कहाँ होता है, फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है। तो ये सारे जो फोटो सिस्टम मैंने बताए हैं ना, यही कंप्लीट करते हैं लाइट रिएक्शन को, और लाइट रिएक्शन से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है, तो ये आप ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम प्रोसेस पढ़ेंगे। अब वो दो टाइप की होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो फोटो सिस्टम 1 है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कर सकता है, बट जो फोटो सिस्टम 2 है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस ही कर सकता है। यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों कर सकता है फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को ही कंप्लीट कर सकता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हम समझेंगे, उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हम बताएंगे। अब फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, इस फोटो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फोटो सिस्टम 2 से। तो मतलब इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक्सेप्ट कौन करेगा, फोटो सिस्टम 1 करेगा, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रही होती है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इट रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है कहां से, फोटो सिस्टम 2 से। अब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं वो देख लेते हैं। इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का डिसोसिएशन हो जाता है, उसका फोटोलाइसिस हो जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन का इवोल्व होना होता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है, वो कर लेता है फोटो सिस्टम 2। तो मतलब वाटर की फोटोलाइसिस हुई, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो किसने रिसीव किए, फोटो सिस्टम 2 ने। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकले, वो किसने रिसीव किए, फोटो सिस्टम 1 ने रिसीव किए। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से हुआ, वाटर से यहां आए और यहां से इसके पास आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोलिकुलर ऑक्सीजन इज नॉट इवोल्व इन दिस फोटो सिस्टम। यहाँ पे मोलिकुलर ऑक्सीजन जो होता है वो इवोल्व नहीं होता। मोलिकुलर ऑक्सीजन वहीं इवोल्व होगा जहाँ पे वाटर की फोटोलाइसिस होगी। वाटर की फोटोलाइसिस हमने किस में देखी, फोटो सिस्टम 2 में। तो यहाँ पे ही क्या होगा, ऑक्सीजन इवोल्व होगी। तो यहाँ पे मोलिकुलर ऑक्सीजन इज इवोल्व इन दिस फोटो सिस्टम बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व होती है किसकी वजह से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से होती है। तो ये डिफरेंस है, ये फोटो सिस्टम के बारे में है कि फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है। ये एक तरह के क्या हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो फोटोसिंथेसिस रेट को बहुत हाई लेवल पे ले जाती हैं, और जब ये अलग अलग जब काम करती हैं, एक तरह की वेवलेंथ जब इस प्लांट को मिलती है तो एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा एक टाइम पे, तब जाके के वेवलेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है।
वेवलेंथ नहीं, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोटो सिस्टम 2 क्या है, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखा, दूसरा हमने इमर्सन इफेक्ट देखा। इमर्सन इफेक्ट के अंदर भी दो देखे, इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। और उसके बाद हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो सिस्टम, जो कि दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। वो थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझोगे तो आगे की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मुझ पर विश्वास करके इस वीडियो को कंप्लीट देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसकी वजह से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो इस वीडियो का फीडबैक आपको पता है, इस कमेंट में देना है।